आज हम जो अप्लाइड एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड फिजिक्स का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। ठीक है, इनसे जितना रह गया था उतना एमसीक्यू आज प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, कंपेयर द एनाटॉमिकल लेंथ्स ऑफ राइट एंड लेफ्ट मेनस्ट्रीम ब्रोंकाई बिफोर द डिवाइड। व्हाट आर देयर रिस्पेक्टिव टिपिकल लेंथ्स। ओके, ये पूछ रहा है कि राइट एंड लेफ्ट जो मेन स्टेम ब्रोंकाई होता है, ठीक है, उनका टिपिकल लेंथ क्या है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जो राइट है, राइट का 2.5 सेंटीमीटर होता है एंड लेफ्ट जो है लेफ्ट का 5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, the right main bronchus deviates from the vertical axis of the trachea approximately what angle। ठीक है, 15 डिग्री, 25 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 25 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेफ्ट मेन ब्रोंकस deviates from the vertical axis of the trachea at approximately what angle to accommodate the heart। ओके, ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ब्रोंकाई डिवाइड इनटू लोअर ब्रोंकाई शॉर्टली आफ्टर एंटरिंग द हाइलम। द राइट मेन ब्रोंकस डिवाइड्स टू सप्लाई व्हिच स्पेसिफिक लोब। तो राइट मेन ब्रोंकस कौन सा लोब्स में डिवाइड हो रहा है, यही मेन क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपर एंड लोअर लोब्स, अपर मिडिल एंड लोअर लोब्स, सुपीरियर एंड इन्फीरियर लोब्स, एपाइकल बेसल एंड मिडिल लोब्स। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अपर मिडिल एंड लोअर लोब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट एस्पिरेट्स गैस्ट्रिक कंटेंट्स व्हाइल लाइंग इन द राइट लैटरल डिक्यूबिटस पोजीशन। ओके, based on gravitational bronchial flow in which bronchopulmonary segment is the aspirated material most likely to lodge। मतलब बेसिकली ये पूछा है कि राइट लैटरल डिक्यूबिटस पोजीशन में अगर कोई पेशेंट एस्पिरेट करता है तो कौन सा ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में एस्पिरेट होता है, एस्पिरेटेड मटेरियल जाके स्टोर होता है और लॉज होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, apical segment of right lower lobe, posterior segment of the right upper lobe, posterior basal segment of the right lower lobe and lateral segment of the right middle lobe। राइट आंसर क्या हो जाएगा, posterior segment of the right upper lobe, posterior segment of the right upper lobe। ठीक है, जो lateral पोजीशन होता है, ठीक है, उसमें एस्पिरेटेड जो भी कंटेंट होता है वो अपर लोब ऑफ द डिपेंडेंट लंग, जो डिपेंडेंट लंग रहता है उसका अपर लोब में जाता है। ठीक है, स्पेसिफिकली कहाँ जाता है, पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द राइट और लेफ्ट अपर लोब, पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द राइट और लेफ्ट अपर लोब। अगर राइट डिक्यूबिटस पोजीशन में है तो राइट अपर लोब, अगर लेफ्ट डिक्यूबिटस पोजीशन में है तो लेफ्ट अपर लोब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, A 6-year-old child accidentally aspirates a small plastic bead while sitting upright at a school desk. Okay. Anatomically, which pulmonary segment represents the most common site of impaction for an aspiration event occurring in the sitting or standing position? Sitting or standing position में कहाँ जाता है, posterior basal segment of the right lower lobe। सर posterior basal segment of the right लोअर लोब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल एनास्थेटिक इनहेलेशनल एजेंट्स typically impair mucociliary clearance by inhibiting ciliary beating। According to classic respiratory pharmacology, which of the following inhalational agents do not inhibit ciliary activity। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा इनहेलेशनल एजेंट से जो
सिलियरी एक्टिविटी को इनहिबिट नहीं करता है। तो सर जी इधर जो ऑप्शन दिया है उसमें क्या है, हेलोथेन एंड आइसोफ्लोरेन, सेवोफ्लोरेन एंड डेसफ्लोरेन, ईथर एंड नाइट्रस ऑक्साइड, एनफ्लोरेन एंड मिथॉक्सीफ्लोरेन। सर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। डाइथाइल ईथर एंड नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो आपका सिलियरी एक्टिविटी को इनहिबिट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द tracheobronchial tree requires dual vascular supply. What is the primary arterial blood supply to the conducting airways extending down to the level of the terminal bronchioles? Okay, तो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक कौन सा ब्लड सप्लाई जाता है, जो प्राइमरी आर्टेरियल ब्लड सप्लाई कौन सा होता है, pulmonary artery branches, bronchial artery branches, pulmonary vein tributaries और intercostal arterial collaterals। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोंकियल आर्टरी ब्रांचेस, ब्रोंकियल आर्टरी ब्रांचेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बियॉन्ड द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, specifically within the respiratory bronchioles, alveolar ducts and alveoli, the primary arterial nutrition shifts to arise from the bronchial arteries, pulmonary arteries, internal thoracic arteries, bronchopulmonary anastomosis। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज जो है इसका सप्लाई देते हैं। ठीक है, डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स जो सप्लाई आता है, ठीक है, वो पल्मोनरी आर्टरी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरवे स्मूथ मसल टोन इज स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड बाय ऑटोनोमिक इनर्वेशन। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई टू द ब्रोंकियल ट्री एंड इट्स फिजियोलॉजिकल एक्शन। ओके, वेगस नर्व precipitates bronchoconstriction, vagus nerve precipitates bronchodilation, T2 to T5 spinal nerves precipitates bronchoconstriction, and cervical sympathetic chain precipitates bronchodilation। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, वेगस नर्व precipitates ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। ओके, जो पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन होता है वो वेगस नर्व थ्रू, जो वेगस नर्व जो है वेगस नर्व के थ्रू एसिटाइल कोलिन रिलीज करते हैं मास्करिनिक रिसेप्टर के ऊपर। ओके, तो उसके वजह से क्या होता है, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है एंड म्यूकस सिक्रेशन होता है। ठीक है, लेकिन ये T2 to T5 जो सिंपैथेटिक फाइबर्स होता है, T2 to T5 जो सिंपैथेटिक फाइबर्स होता है, यह क्या करते हैं, ब्रोंकोडाइलेशन को करते हैं। ब्रोंकोडाइलेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, the automatic rhythmic baseline neural drive that maintains normal spontaneous resting respiration is primarily coordinated within which central nervous system center? pons, cerebral cortex, medulla oblongata, hypothalamus। राइट आंसर क्या होगा सर, मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा जो है ये पूरा सिस्टम को कोऑर्डिनेट, मतलब रेस्टिंग रेस्पिरेशन जो है प्राइमरीली कोऑर्डिनेटेड होता है मेडुला ऑब्लांगाटा से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द फंडामेंटल फिजियोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन आर्टेरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रेस्पिरेटरी डाइव। ठीक है, अगर PCO2 बढ़ेगा तो रेस्पिरेटरी डाइव क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अगर PCO2 कम होगा तो रेस्पिरेटरी डाइव क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन कहाँ है, इंक्रीज PCO2 सप्रेस रेस्पिरेटरी रेट, नहीं।
इंक्रीज PCO2 स्टिमुलेट्स रेस्पिरेशन, ये सही है। PCO2 फ्लक्चुएशन हैव जीरो इम्पैक्ट, ये भी ये नहीं है। डिक्रीज PCO2 ट्रिगर्स हाइपरकैप्निक सेंट्रल केमोरिसेप्टर फायरिंग, नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायफ्राम इज द प्राइमरी मसल ऑफ इंस्पिरेशन ड्यूरिंग नॉर्मल क्विट ब्रीथिंग approximately how far does the diaphragmatic dome descend and what is its excursion capacity during a deep forced inspiration? ओके, क्वाइट रेस्पिरेशन है कत है, कितना होता है क्वाइट रेस्पिरेशन में? 1.5 सेंटीमीटर। एंड डीप जब होता है 6 to 10 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लिनिकल इवैल्यूएशन ऑफ रेस्पिरेटरी मैकेनिक्स डेमोन्स्ट्रेट्स कैरेक्टरिस्टिक डेमोग्राफिक डायमॉर्फिज्म। इतना हेवी वर्ड सुनने के बाद घबराने का नहीं है, ठीक है। हमें ये नज़रअंदाज करना चाहिए, ठीक है। जो मेन क्वेश्चन है वो देखना है। क्लिनिकल इवैल्यूएशन ऑफ रेस्पिरेटरी मैकेनिक्स डेमोन्स्ट्रेट्स कैरेक्टरिस्टिक डेमोग्राफिक डायमॉर्फिज्म। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली पेयर्स द सब्जेक्ट ग्रुप विद देयर प्रीडोमिनेंट नॉर्मल रेस्टिंग ब्रीथिंग पैटर्न। ओके, तो इसमें एडल्ट में क्या होता है? एडल्ट मेल जो है एब्डोमिनोथोरासिक होता है, एडल्ट मेल जो है एब्डोमिनोथोरासिक होता है, एंड फीमेल जो है थोराको एब्डोमिनल होता है। फीमेल एंड चिल्ड्रन में थोराको एब्डोमिनल होता है। तो ये कौन सा ऑप्शन में है सर? ऑप्शन ए में क्या है? एडल्ट मेल्स थोराको एब्डोमिनल, नो, तो ये भी नहीं हुआ। ऑप्शन बी क्या है? एडल्ट मेल्स प्योरली कोस्टल एंड फीमेल्स एंड चिल्ड्रन प्योरली डायफ्रैग्मेटिक, ये भी नहीं है। एडल्ट मेल एब्डोमिनोथोरासिक, ये सर ये है। फीमेल्स का क्या बोला है? फीमेल्स एंड चिल्ड्रन का थोराको एब्डोमिनल, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, हाउ इज द प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस रिलेटेड टू इट्स वॉल्यूम एंड व्हाट थर्मोडाइनमिक पैरामीटर मस्ट रिमेन स्ट्रिक्टली कांस्टेंट? जो बॉयल्स लॉ होता है, बॉयल्स लॉ में क्या होता है? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ओके, एंड मास जो है सेम रहेगा, ये भी मेंटेन करेगा, तो प्रेशर जो है वो क्या करते हैं? वॉल्यूम के साथ इन्वर्स रेशियो में रहता है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है। तो ये कहाँ है, ये ढूंढना है हमें आंसर में, ठीक है। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नहीं। P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये सही है। लेकिन इधर और एक इधर दिया है P प्रोपोर्शनल टू 1/V, इधर क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर है, ये क्या बोला है? कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो सही कौन सा है? कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्ल्स लॉ डिक्टेट्स द फिजिकल बिहेवियर ऑफ एक्सपेंडिंग गैसेस अंडर थर्मल स्ट्रेस। Which mathematical relationship correctly defines Charles law and what is its operational constraint? तो बेसिकली ये क्या पूछा है? चार्ल्स लॉ पूछा है। चार्ल्स लॉ क्या बोलते हैं? चार्ल्स लॉ बोलते हैं कि अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है। तो ये कहाँ है? देखो अभी ऑप्शन ए में ही ये दिख रहा है, ओके। तो ऑप्शन ए इनका
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In physical chemistry and respiratory gas calculations, Avogadro's number defines the exact quantity of elementary entities, okay, contained within 1 mole of a substance. Okay, no problem. According to your notes, what is this fundamental numerical constant? Okay, मतलब एवोगाड्रो नंबर पूछा है, एवोगाड्रो नंबर पूछा है, एवोगाड्रोज नंबर क्या है 6.23 इंटू 10⁻23, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन पल्मोनरी एरोडायनेमिक्स द मूवमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी gases through the tracheobronchial tree is broadly categorized into two fundamental flow regimes. What are these two primary types of gas flow? क्या क्या होता है, लैमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, इसमें और देखना ही नहीं है। तो इतना सारा जो पार्ट है ये सिर्फ टाइम वेस्ट के लिए दिया है, ठीक है, जैसे पढ़ने में टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो गैस फ्लो क्या क्या है, लैमिनर एंड टर्बुलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस टाइडल इंस्पिरेशन diaphragmatic contraction expands thoracic volume, causing intra-alveolar pressure to drop below the atmospheric pressure and driving air into lungs. Which gas law directly governs this mechanical relationship? इसमें देखिए प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर का कोई बात नहीं है। तो प्रेशर के साथ जो वॉल्यूम का रिलेशन होता है कौन सा लॉ ये बताता है, बॉयल्स लॉ। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिलेशन क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। When a cold anesthetic gas mixture enters the warm humidified environment of a patient's lower airway, the gas expands in volume. Okay, which fundamental gas law best explains this thermal expansion at a constant barometric pressure? प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अभी क्या क्या है, वॉल्यूम है एंड क्या है, टेम्परेचर है। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये कौन सा लॉ बताता है, चार्ल्स लॉ। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन। एयरवे रेजिस्टेंस ड्यूरिंग turbulent gas flow is significantly higher than during laminar flow. Okay, because turbulent flow resistance depends heavily upon gas density rather than just gas viscosity. Okay, where in the healthy human respiratory system does purely turbulent gas flow predominantly occur? मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है कहाँ तक टर्बुलेंट फ्लो रहता है, कहाँ तक टर्बुलेंट फ्लो रहता है। ओके, ऑप्शन क्या दिया है, डिस्टल टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ऑप्शन बी ट्रैकिया एंड लार्ज अपर एयरवेज ड्यूरिंग हाई वेलोसिटी एयर फ्लो, ऑप्शन सी क्या दिया है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलर सैक्स, ऑप्शन डी क्या है, throughout the entire lower bronchial tree equally at all the times. राइट आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन बी, ट्रैकिया एंड लार्ज अपर एयरवेज, जहाँ पर ड्यूरिंग हाई वेलोसिटी एयर फ्लो। ओके, इधर तक टर्बुलेंट फ्लो रहता है। ये क्वेश्चन CRE
2 में आया था प्रोबेबली, सॉरी CRE 2 नहीं, CRE 3 में आया था, CRE 3 में आया था। ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया था, लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि टर्बुलेंट फ्लो कहाँ तक रहता है, टर्बुलेंट फ्लो कहाँ तक रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइडल वॉल्यूम रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ गैस इंस्पायर्ड और एक्सेल्ड ड्यूरिंग ईच नॉर्मल रेस्टिंग ब्रीथ cycle. What is the standard normal physiological range and weight based estimation in adult? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 10 ml per kg। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In standard pulmonary spirometry, the maximum addition of volume that can be forcibly inhaled starting from the end expiratory tidal position is defined as the inspiratory capacity, expiratory reserve volume, inspiratory reserve volume, vital capacity। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन स्टैंडर्ड पल्मोनरी स्पायरोमेट्री, in standard pulmonary spirometry, the maximum additional volume of gas that can be forcibly inhaled starting from the end expiratory tidal position is defined as the, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी represents the total volume of air that can be inspired following a normal tidal exhalation. Okay, mathematically it is calculated as IRV plus TV. What is the standard normal values? 2000 ml, 2500 ml, 3000 ml, 4500 ml। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3000 ml। ओके, हमारा जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ओके अच्छे से दिखा देते हैं। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू IRV प्लस TV। ओके, IRV लगभग कितना होता है? टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी नियर अबाउट 3000 ml। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following accurately defines expiratory reserve volume and identifies its typical volume range in a healthy adult? Maximum volume exhaled after normal inspiration, volume of gas remaining after maximum expiration, maximum volume exhaled after maximum inhalation, and volume exhaled during quiet tidal exhalation। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कैसे डिफाइन होता है? मैक्सिमम एक्सेल्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, मैक्सिमम वॉल्यूम एक्सेल्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1200 to 1500 ml। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Vital capacity is the maximum volume of gas that can be exhaled following a maximum inhalation, expressed as IRV plus TV plus ERV.
What is the normal absolute volume range and weight based estimation in an adult? ओके तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 4200 to 4500 ml, that is near about 70 to 80 ml per kg. Okay, next question. Residual volume is defined as the volume of gas remaining trapped in the lungs after a maximum forced expiration. What is its normal volume range? 500 to 800 ml, 1200 to 1500 ml, 2100 to 2600 ml, and 3000 to 3500 ml. राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1200 टू 1500 ml, जो हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द टिपिकल फिजियोलॉजिकल बेसलाइन रेंज for maximum breathing capacity, defined as the maximum volume of air that can be breathed per minute? ऑप्शन क्या है? 40 to 60 लीटर पर मिनट, 80 to 100 लीटर पर मिनट, 120 to 170 लीटर पर मिनट, 200 to 250 लीटर पर मिनट. मैक्सिमम ब्रीथिंग कैपेसिटी जो है वो टेस्ट करता है कि टोटल वेंटिलेटरी लिमिट्स ओवर 1 मिनट. ओके, नॉर्मली कितना होता है हमारा? 120 टू 170 लीटर पर मिनट. ये आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट द रेस्टिंग मिनट वॉल्यूम फॉर ए पेशेंट with a standard tidal volume of 500 ml and a resting respiratory rate of 12 breaths per minute. Okay, तो रेस्टिंग मिनट वॉल्यूम कितना होगा? मिनट वॉल्यूम कैसे निकलते हैं? टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट. टाइडल वॉल्यूम कितना बोला है? 500. रेट कितना? 12. आ गया कितना? ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. टोटल लंग कैपेसिटी रिप्रेजेंट्स द एंटायर गैस कैपेसिटी, ओके, of the pulmonary system at maximum inflation, that is IRV plus TV plus ERV plus RV. What is the standard adult volume range? ये देखने का ज़रूरत ही नहीं है. ऑप्शन सी 5500 टू 6000 ml. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी represents the resting lung volume at the end of a normal tidal exhalation, derived from that ERV plus RV is equal to 21,000 plus 2100 plus 2600 ml. ड्यूरिंग जनरल एनास्थेशिया FRC टिपिकली डिक्रीज बाई व्हाट परसेंटेज? मतलब ये मेनली पूछ रहा है कि जनरल एनास्थेशिया के टाइम FRC कितना कम होता है, कितना डिक्रीज होता है. ये 15 to 20% होता है. ठीक है, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन क्लिनिकल बेडसाइड पल्मोनरी इवैल्यूएशन, व्हाट इज़ द नॉर्मल एक्सपेक्टेड ब्रेथ? तो जो है व्हाट इज़ द नॉर्मल एक्सपेक्टेड ब्रेथ होल्डिंग टाइम एंड व्हाट थ्रेशोल्ड डज ब्रेथ होल्डिंग इंडिकेट सीवियर पल्मोनरी डिसफंक्शन? तो नॉर्मल क्या है हम लोग जानते हैं. नॉर्मल जो है ग्रेटर देन 25 सेकेंड होता है एंड सीवियर हो जाता है
लेस देन 15 सेकेंड, 15 सेकेंड, ओके, लेस देन सीवियर हो जाता है। कौन सा ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है? ऑप्शन बी, ओके, ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाइल कन्वेंशनल स्पायरोमेट्री मेजर्स डायनामिक लंग डिस्प्लेसमेंट, which of the following pulmonary capacities cannot be directly measured by the spirometry alone? ओके, तो स्पायरोमेट्री से डायरेक्टली कौन सा मेजर जो पल्मोनरी कैपेसिटी मेजर नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या है? टाइडल वॉल्यूम एंड वाइटल कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टोटल लंग कैपेसिटी। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? स्पायरोमेट्री से हम कैसे करते हैं? एक्सेल्ड एंड इनहेलेशन से मेज़र होता है, ठीक है, बट जो रेसिडुअल वॉल्यूम है वो तो आप डायरेक्टली मेज़र नहीं कर पाओगे स्पायरोमेट्री से, एंड टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर रेसिडुअल वॉल्यूम रहता है, तो इसीलिए टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो डायरेक्टली मेज़र नहीं कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट is a rapid assessment of maximal expiratory airway mechanics. What is the normal healthy adult range? Peak expiratory flow rate जो है इसका नॉर्मल जो रेंज कितना होता है? राइट ऑप्शन क्या होगा सर? ऑप्शन सी 500 to 600 लीटर पर मिनट। ये जो पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट है PEFR, ये क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं लार्ज एयरवे रेजिस्टेंस एंड रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथ। ओके, जो नॉर्मल होता है 500 to 600 लीटर पर मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरप्लूरल प्रेशर is normally subatmospheric due to opposing lung and chest wall recoil forces. What is the normal baseline resting intrapleural pressure and how does it shift during active inspiration versus active expiration? Okay, ये क्वेश्चन का तो कोई मतलब नहीं, ये गलती से हो गया कि हाउ डज इट शिफ्ट, ये तो बता नहीं सकते, लेकिन मैं अभी बता दूंगा। ओके, तो इसका बेसलाइन जो है, बेसलाइन कितना होता है? -3 to -5, -3 to -5 सेमी-H2O, हम सबको पता है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन कितना हो जाता है? -7 सेमी-H2O। एक्सपिरेशन के टाइम में कितना हो जाता है? +1 to +2 सेमी-H2O। ओके, तो ये कहाँ है? वही राइट आंसर हो जाएगा। ये हम देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं ये इतना ही है और नहीं है। ओके, तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है, ये क्वेश्चन देखकर ऐसे लो कॉन्फिडेंट होने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था। हार्ड मतलब इस हिसाब से हार्ड है कि ये सब का आंसर आप सब लोगों को पता है, सब लोग ये पढ़ाई किए हैं, लेकिन बात ये है कि ये क्वेश्चन जो है लेंदी कर दिया, ठीक है। और जो 20 मिनट में 18 क्वेश्चन करना है, उतने में ये क्वेश्चन
पढ़ने जाओगे तो ज़रूर गलत होने का पॉसिबिलिटी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल होता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया इधर एमसीक्यू बेस पे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि जो जैसे कि ये हाउ डज इट शिफ्ट, तो ये तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा है, चलिए प्रैक्टिस करते रहिए। एक ऐसा चैप्टर से, ये वाला चैप्टर से डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है ऐसा नहीं होगा। ओके, थैंक यू।